हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। सबसे पहले आप सभी को एक बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि लास्ट वीक में ना इस साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक को हम पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो आज कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बट चूंकि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 14 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज। तो आज के लिए आपके कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम कि इसमें से आपको बताना है ABCD में से ये जो नाग वर्ड है ये इंडियन डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में किसके लिए यूज़ होता है। इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, इंडिजीनियसली बिल्ट बैटल टैंक के लिए, या फिर एंटी टैंक मिसाइल के लिए। तो आपको इसका आंसर करना है, फटाफट से बता दो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो। अगर एक बार हम नज़र डालें ना कि क्या क्या आर्टिकल्स एक्चुअल में आज हमें डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले एक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, एक्चुअल में ना हम मिसाइल का पूरा ही इन टू इंट पढ़ लेते हैं ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिसाइल से रिलेटेड अपने डन हो जाएं, क्लियर हो जाएं। इसके बाद वैक्सीन का नाम तो सुना था, लेकिन ये इन्वर्स वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। इसी से मिलता जुलता मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी है। तो हम इन दोनों ही आर्टिकल्स को मिला के ना हम लोग ये समझेंगे कि एंटीजन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एंटीजेंस क्या क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें छोटे बड़े भैया का कॉन्सेप्ट है, वो सब हम लोग देखेंगे। बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। फिर एक आर्टिकल है बायो हैकिंग। इसके बाद नाविक, आप लोगों ने नाम डेफिनेटली सुना होगा कि हम लोग GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को लेके ना हम लोग इंडिजीनियसली बिल्ड कर रहे थे। 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन है ये एक्चुअल में, और उसके वजह से हम लोग पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिलेशन का ये नेविगेशन कर सकते हैं। मतलब कि इंडिया तो है ही अपने पास, इसके साथ साथ कुछ और भी एरिया पे हम लोग कवरेज रख सकते हैं। तो ये वही GPS टाइप का ही है, इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड है, लेकिन क्या है कैसे है आप लोग को नहीं पता होगा, तो उसको भी कवर करते हैं। एक जनरेटिव AI है, अल्फा मिसेंस एक आर्टिकल है, जो कि अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ही कुछ यूसेज के साथ म्यूटेशन कैसे हो सकता है उसको रोकने का काम करता है। बासमती राइस एक्सपोर्ट अचानक से हमने पिछले डिकेड में देखा कि भाई 10 गुना 12 गुना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या रीज़न है उसके पीछे और कैसा ये सफ़र रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अभी दिल्ली में पहली पहली लॉन्च हुई है। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का क्या साइंस है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझेंगे। फिर एक PRTC एक आर्टिकल है, प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक, और एक धनुष आर्टिलरी गन है। तो इन सभी आर्टिकल्स को फटाफट से हम देख लेते हैं। उससे पहले लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको शायद याद होगा। हम लोग ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे एक्चुअल में कि इयान विल्मट हैं जिन्होंने डॉली शिप को पहली बार क्लोन किया था, उनका देहांत हो गया है। तो इसके लिए हम लोग पूरा क्लोनिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा था हमने पिछले बार जब हम लोग 13 सितंबर तक का कवर कर रहे थे। तो अब इसके लिए यूजुअली आपने क्लोनिंग के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि भाई आइंस्टीन का अगर एक बाल का गुच्छा में मिल जाए तो आप बताओ कि अगर इससे साइंटिस्ट लोग DNA एक्सट्रैक्ट कर लें और दूसरा आइंस्टीन प्रोड्यूस कर दें तो इसको क्लोनिंग के जरिए कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट असर्शन के तौर पर। रीज़न क्या देता है कि देखो भाई DNA एक्सट्रैक्टेड जो भी होगा ना सेल के अंदर से, उसको हम लोग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इंडिविजुअल एग्स जिसको कि हम लोग फर्टिलाइज करने के बाद यूटरस में प्लेस करेंगे सरोगेट मदर के, और इससे एक आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में एक युद्ध सा छिड़ गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। बहुत सारे लोग C बोल रहे हैं, कुछ लोग A बोल रहे हैं, A B A कुछ भी चल रहा है, A यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से ये जितने भी ऐसे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, कुछ लोग C बोल रहे हैं। मतलब ताजुब करने वाली बात ये थी ना, किसी ने इसका सही आंसर ही नहीं दिया। तो इसका सही आंसर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सोचो ना कितने सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्या गड़बड़ी कर दी हमने। देखो, आपने माइन्यूट डिटेल्स पर कभी गौर करना। हमने यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में, इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया है अभी, कि डॉली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे बड़ा वर्ड मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, क्या लिखा है, लिविंग सेल्स लिखा है ना। और जब आइंस्टीन के बाल का टुकड़ा ले लेंगे हम लोग, तो बाल के टुकड़े में कभी भी लिविंग सेल प्रेजेंट होगा क्या? नहीं, डेड सेल्स होते हैं। और ये डेड सेल्स कभी भी क्लोनिंग के लिए यूज़ नहीं होते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है, और डेफिनेटली ऐसा हमने डॉली वाले पोर्शन में भी देखा था कि ऐसा लोग करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? A इज़ फॉल्स, R इज़ ट्रू, D इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? 1994 का क्वेश्चन है, लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है।
ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले आर्टिकल पर हम आज फटाफट से चल देते हैं। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, और हमने इसमें जैसा कि पहले समझा था कि भैया मिसाइल्स के बारे में एक बार समझ में आ जाए ना तो ज़िंदगी में बाहर आ जाए हमारे। तो एक बार देख लेते हैं, ज़िंदगी में बाहर आने के लिए बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखो, जब मिसाइल की क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं ना, तो इसको बहुत टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। किस टाइप का है, लॉन्च का मोड क्या है, रेंज क्या है, प्रोपल्शन कैसे कैसे दे रहे हैं, गाइडेंस सिस्टम कैसे कैसे हैं। तो इसमें से जो मेजर मेजर आता है ना, सबसे पहले तो देखो टाइप के बारे में क्या होता है। क्रूज मिसाइल हो सकता है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देखा है? गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी है ना, उसमें याद है एक पर्सन है यांडू, ये वाला नीले रंग का, और इसके पास एक वेपन होता है जो सीटी बजाता है ये, और उसके साथ खतरनाक तरीके से जिसको जहाँ पर घुमा घुमा के इसको मारना होता है सब मार डालता है ना। तो देखो यांडू का एक पास ना क्रूज मिसाइल है। आप समझ लो कि ये एक्चुअल में कोई भी पाथ ट्रैवल कर सकता है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी करना होगा तो ये यांडू के इस वेपन जैसा है। आप यहाँ पर देखना कि अगर यहाँ से हमें कोई भी चीज़ लॉन्च करना है और ये हमारा टारगेट है और हमारा टेरेन ऐसा है, तो हम ऊपर नीचे फिर से ऐसे ऐसे करके कहीं से भी घुमा फिरा के उसको हिट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। ये इसकी कैपेसिटी पे कौन है? क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल यूजुअली एक पैराबोलिक पाथ में कवर करता है कि हमने एक मिसाइल छोड़ा, वो बढ़िया एक हाइट पर अटेन करता है और फिर उसको नीचे की तरफ ग्रेविटी पुल कर लेती है अपने पास, और इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं हम लोग कि इसको भी देखो अब तो गाइडेड बना सकते हैं कि जब ये नीचे आने लगे तो थोड़ा भी अगर ये अपना जो टारगेट है वो थोड़ा दाएं बाएं खिसकता भी है ना, तो भी इसको गाइड कर सकते हैं। तो गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल भी होते हैं। क्रूज मिसाइल्स पर देख रहे हो कितना ज़बरदस्त यांडू ने गाइड कर रखा है, जिसको जिधर दाएं बाएं घुमाना है सब कर दे रहा है। तो क्रूज मिसाइल के साथ कुछ ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है। तो एक चीज़ समझ में आ गई, पहला क्या कि भाई क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर लॉन्च मोड पर बात करते हैं जरा। लॉन्च मोड मतलब सरफेस टू सरफेस हो सकता है, मतलब हम लोग पृथ्वी पर ही किसी चीज़ को मारना चाहते हैं तो एक टैंकर मिसाइल से एक मिसाइल दागी सरफेस से, और फिर उसको ले गए हम लोग सीधे दूसरे टैंकर को ब्लास्ट कर दिया। तो ये क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल काम आएगा। फिर सरफेस टू एयर भी होता है। किसी पाकिस्तानी मुल्क का तो छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी ऐसे नेशन है जिसका सेटेलाइट वेटेलाइट उड़ाना है हमें, तो इसके लिए सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ से सीधे एक मिसाइल छोड़ेंगे, उनका ऊपर का सेटेलाइट वगैरह सब ध्वस्त हो जाएगा। ये सरफेस टू एयर मिसाइल का काम होगा। एक होता है सरफेस टू सी मिसाइल, मतलब कि समुद्र वगैरह में अगर हमें कुछ भेजना है, मतलब हमारा नेवल रीजन में भी अगर बैटल हो रहा है और उसके लिए हमें कुछ लैंड सरफेस मतलब आर्मी की हेल्प चाहिए, तो उस टाइम पर इसका यूज़ कर लेते हैं। एक एयर टू एयर मिसाइल भी होता है। दो बढ़िया जेट फाइटर्स लड़ रहे हैं, एक फाइटर जेट फाइटर दूसरे जेट फाइटर को गिराना चाहता है, एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। एयर टू सरफेस मिसाइल भी होती है कि मिसाइल से हम लोग क्या करते हैं किसी सरफेस पर, अभी आपने देखा कि यूक्रेन वगैरह पर जो मिसाइल्स दागा जाता है वो एयर टू सरफेस मिसाइल होता है। सी टू सी मिसाइल है, मतलब कि नेवल टू नेवल आप बोल सकते हो। सी टू सरफेस इस तरीके से हो सकता है। एक एंटी टैंक मिसाइल होता है। एंटी टैंक मिसाइल किस लिए यूज़ होता है? एंटी टैंक मिसाइल एक्चुअल में टैंक्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। वो याद है बॉर्डर मूवी देखी होगी ना आपने? बॉर्डर मूवी में एकदम लास्ट में सुनील शेट्टी, ये धरती मेरी माँ है जो बोलते हैं, वो जाते हैं एक टैंकर को फोड़ने, ठीक है, तो वो तो अपने हाथ से लेके जाते हैं, वो माइन होता है। इसी तरीके से एक एंटी टैंक मिसाइल होता है। आपको पता है ना, टैंक वगैरह इतना रॉबस्ट बिल्ड होते हैं कि उनको मारना मतलब उनको ध्वस्त कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए एक अलग से मिसाइल चलता है एंटी टैंक मिसाइल। ये थोड़ा पोर्टेबल होता है, कहीं पर भी ले जाओ इसको, इकट्ठा करो, खड़ा करो, असेंबल करो और दाग दो, जिस टैंक को फोड़ना है फोड़ दो। तो ये एंटी टैंक मिसाइल होते हैं। फिर रेंज के बेसिस पर भी कुछ डिफाइन होते हैं, जैसे कि शॉर्ट रेंज। जैसे एंटी टैंक मिसाइल का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो क्या? एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हेलिना, और अभी शायद आपने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया है। वो एक स्मार्ट हिंट है आप लोगों के लिए, जिसको कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या है वो, ठीक है। फिर रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं, मीडियम रेंज मिसाइल होते हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल। क्या है ये सब? शॉर्ट रेंज का मतलब है कि भैया देखो लगभग लगभग 1000 किलोमीटर के दूर टारगेट है ना, तो उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल ही बोलेंगे यूजुअली। फिर मीडियम रेंज मिसाइल का क्या मतलब है? इसका रेंज लगभग लगभग 1000 से लेके ना 3000 किलोमीटर तक होता है। इतने दूर अगर टारगेट है तो मीडियम रेंज मिसाइल है। अगर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देखना है तो और बढ़ा देते हैं, 3000 से लेके अगर 5500 किलोमीटर तक का टारगेट है तो वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगा। और
अगर 5500-5600 से ज़्यादा अगर हमारा डिस्टेंस है टारगेट का, तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही कर पाएगा। वहाँ पर क्रूज़ मिसाइल काम नहीं करेगा यूजुअली, है ना। क्रूज़ मिसाइल को एक्चुअल में बहुत लंबे टाइम तक ना फ्यूल करना पड़ता है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या है कि सीधे ऊपर दागो, उसके बाद तो वो अपने आप ही ट्रेजेक्ट्री ले लेता है। तो इसीलिए इतने दूर दूर तक के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। फिर प्रोपल्शन सिस्टम में आते हैं। प्रोपल्शन क्या मतलब है कि उनको धक्का कौन लगाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ जान रहे हो ना आप लोग, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग जब भी कोई मिसाइल वगैरह देखते हैं, तो इस मिसाइल के पीछे एक रॉकेट सिस्टम होता है, कुछ फ्यूल लगे होते हैं जो कि इनको आगे के डायरेक्शन में प्रोपेल करते हैं। मतलब ये फ्यूल पीछे की तरफ फोर्स एग्जस्ट करता है, जिसके थ्रू ये रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। तो वही प्रोपल्शन सिस्टम की बात हो रही है। तो कभी कभी ये फ्यूल जो है ना, ये सॉलिड प्रोपल्शन होता है, कभी लिक्विड होता है, कभी हाइब्रिड होता है, मतलब दोनों सॉलिड और लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी ये रैमजेट, स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक भी हो सकता है। तो रैमजेट और ये स्क्रैमजेट क्या चीज़ है यार। देखो, सिंपल सा एक सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। या तो इससे भी पहले ना एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। एक वर्ड है मैक। ये एप्पल वाला मैक नहीं है, ये मैक स्पीड वाला है, जिससे कि हम लोग मिसाइल्स कितने स्पीड पर चल रही, कितने मैक पर चल रही हैं, वो डिफाइन करते हैं। तो इसमें ना ऐसा कुछ होता है कि अगर देखो मैक, एक्चुअल में एक मैक इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, आप बोल सकते हो लगभग लगभग 1200 के आसपास का किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, 1200-1250 के आसपास की। ठीक है, तो इतनी स्पीड को वन मैक बोलते हैं। अब ये भी देखना कि कुछ मिसाइल्स जो होती हैं वो सबसोनिक रेंज की होंगी। सबसोनिक का मतलब क्या है कि इसका जो स्पीड होगा ना, वो 0.8 मैक से कम होगा। तो इसकी स्पीड लगभग लगभग कितनी हो जाती है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, तगड़ा है अभी भी, लेकिन ये तो सबसे छोटा बच्चा है। इससे बड़ा भाई आएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा नाम है ट्रांसोनिक, और मैं क्या कितने स्पीड से चल सकता हूँ, मेरी स्पीड इससे बढ़ जाती है, लगभग लगभग 1.2 मैक तक भी जाती है। मतलब कि इनकी स्पीड वही लगभग 1000 से लेके 1500 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। फिर इनसे भी बड़ा भाई है एक, वो बोलता है कि भैया थोड़ा साइड हटना, मेरा नंबर आ गया है, मैं हूँ सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक की स्पीड जाती है 1.2 से लेके 5 मैक तक। मतलब कि इनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली मतलब 6000 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। और फिर सबसे बड़ा भाई आता है, वो बोलता है कि मेरा नाम है हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक का भी बड़ा बाप। ये सोचते हैं कि ये तो चलो ये बेटे हैं, इनको बाप बना देते हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक को बाप बनाते हैं और ये बोलते हैं इनकी स्पीड है भैया 5 से लेके 10 मैक तक। और ये कितना होता है, लगभग वही 12-12,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। फिर एक दादाजी भी आते हैं। वैसे दादाजी का क्या नाम है पता है, वही ग्रेट ग्रेट नाम लगाते हैं ना, तो इसके आगे एक हाई लगा दो, हाई हाइपरसोनिक। तो हाई हाइपरसोनिक जो है वो लगभग लगभग 25 मैक तक की स्पीड कवर करता है, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो 12,000 से ज़्यादा जितना भी हो जाए, मतलब 10 मैक्स से जितना भी ज़्यादा हो जाए, सब हाई हाइपरसोनिक। तो ये तो हमारी स्पीड के बेसिस पर हो गई। इसको क्यों बताया वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो ना, हर बार कभी भी आप लोग सैटेलाइट, या सैटेलाइट बोल रहा हूँ सॉरी, जब भी आप लोग मिसाइल्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो वो हमेशा डिफाइंड होते हैं कि भाई शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है। उसके साथ साथ ये भी डिफाइन होता है कि सुपरसोनिक मिसाइल है, या फिर हाइपरसोनिक है, ट्रांसोनिक है, सबसोनिक है। अच्छा, अपना ये जो एरोप्लेन वगैरह उड़ता है ना, इसमें अब हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर एक्चुअल में प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रोपल्शन सिस्टम में देखो, एक हमने पढ़ा ना, एक होता है रैमजेट, एक होता है स्क्रैमजेट, और इससे पहले भी ना एक आता है टर्बोजेट, और एक आता है टर्बोफैन। ठीक है, तो यूजुअली जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं ना, इंडिगो का हो गया, जो भी एरोप्लेन देखते होगे आप लोग, तो उसमें देखते हो कि विंग्स पर अगर हम लोग ये एरोप्लेन बनाते हैं, तो इनके विंग्स पर यहाँ पर दो बड़े बड़े थ्रस्टर्स टाइप के लगे होते हैं, इसमें फैन ब्लेड्स होते हैं, वही थ्रस्ट पैदा करते हैं, है ना, वो होते हैं वही टर्बो फैन वाले। और फिर उसके बाद रैमजेट, स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट इज़ ऑल्सो अ रैमजेट एक्चुअल में, बस इसमें सुपरसोनिक कंबशन ऐड हो जाता है। मतलब कि रैमजेट का एक एडवांस्ड वर्जन है स्क्रैमजेट, जिसमें सुपरसोनिक कंबशन देखते हैं हम लोग। तो इन सब का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं हम लोग। देखो, कोई भी चीज़ का प्रोपल्शन हमेशा तभी होगा जब उसमें फ्यूल होगा, है ना। तो फ्यूल के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको चाहिए होता है ऑक्सीडाइज़र, एक आपको चाहिए होता है डिफ्यूज़र। तो यूजुअली क्या होता है ना, कि ऑक्सीडाइज़र का काम ये होता है कि कुछ भी जलने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें
एक हाई फ्यूम जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ना, ऑक्सीजन यही तो लेके जाएगा। और ये डिफ्यूज़ होगा, दोनों जलेंगे, मतलब कंबशन का प्रोसेस आएगा। और पीछे की तरफ एक धक्का लगेगा, मतलब एक ऐसा नोज़ल बना देंगे जिससे तरफ सारी हीट वहीं निकले और उससे प्रोपल्शन हमें मिल जाएगा। सिंपल सा है। बाद में लोगों ने सोचा यार ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत क्या है, हमें मान लो एरोप्लेन में जाना है या फिर अपने एटमॉस्फेयर में ही ट्रैवल वेल करना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ही मौजूद है। क्या ज़रूरत है ऑक्सीडाइज़र लगाओ, फ्यूल का कैपेसिटी बढ़ाओ, उसका वेट कितना बढ़ जाता है। तो इसीलिए लाइट बनाने के लिए और फ्यूल कम यूज़ करने के लिए ऑक्सीडाइज़र को हम लोग थोड़ा निगलेक्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर से अगर हवा ले ले रहे हैं ना, तो उसको कैसे देख रहे हैं जरा इसमें देखो। यहाँ पर आप इस फोटो में हमने टर्बोजेट बनाया, रैमजेट बनाया, स्क्रैमजेट बनाया। अब इस साइड से ना समझ लो ये एयर सकिंग एरिया है। इनका मोशन किस साइड होगा पता है, इनका ये सभी लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना, वैसे समझ लो ये इनका पूरा नोज़ल है, ये एरिया जहाँ से ये लोग सांस नहीं हवा ले रहे हैं। पूरा हम लोग भी वैसे हवा ही लेते हैं। तो ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिल सके हमें, हम ले लेते हैं। तो इसीलिए ना स्पीड की बात की थी मैंने। स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा हवा मिलेगी, है ना। लेकिन क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि हमें वो ऑक्सीजन को कंप्रेस भी करना था। तो उसके लिए अलग अलग मैकेनिज़्म लगाया गया। जब स्पीड बहुत ही कम थी तो बोले कि भाई ना हम एक सक्शन फ़ैन लगा देते हैं, जैसे कि सीलिंग फ़ैन या फिर कभी भी वो फर्राटे वाला पंखा देखा है जो ऐसा होता है, स्टैंड होता है उसका, और अच्छा खासा लंबा सा होता है, उसमें दो ही ब्लेड्स लगे होते हैं ऐसे वाले, बड़ी तेज़ चलता है वो। तो उसमें क्या होता है कि पीछे के साइड से पूरा हवा खींचता है और बाहर के साइड में फेंक देता है। तो समझ लो वैसे ही कुछ ये भी ब्लेड्स हैं जो कि सामने से एयर को सक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी स्पीड इतनी नहीं है कि इतना सारा हवा ये एक साथ ले सकें। तो इसीलिए इनके में फ़ैन ब्लेड्स लगते हैं जिससे कि ये एयर को सक करें, फिर इस रीजन तक आते आते उसको एकदम कंप्रेस कर दें और यहाँ पर इनका कंबशन हो, मतलब इस वाले रीजन में कंबशन हो, और फिर ये प्रोपेल करें इस डायरेक्शन में। तो ये थ्रस्ट मिलेगा और ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। रैमजेट जो है ना वो थोड़े और स्पीड के लिए बना कि उसमें फ़ैन ब्लेड्स की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतनी स्पीड से चल रहा है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एयर इसके अंदर आ रही थी, काम बन रहा था, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन ये भी देखा गया कि रैमजेट जो है ना वो सुपरसोनिक स्पीड पर, जब हमारे मिसाइल्स या फिर जो भी सिस्टम पे हम इसको लगा रहे हैं, उसकी स्पीड अगर 6 मैक के आसपास पहुंच रही है ना, तो ये काम नहीं कर रहा था। तो इसीलिए फिर रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन को बनाया गया। ये सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं हमने, जिसके वजह से हम लोग ज़्यादा एयर फ्लो को भी मैनेज कर सकें। 6 मैक मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड का 6 गुना। बहुत तेज़ी हो गया ना ये तो उसके लिए फिर हम लोग स्क्रैमजेट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। जरा एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। आ जाओ फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 का ही क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का। तो इसमें बोला है कि देखो दो मिसाइल्स हैं, एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है, एक तरफ क्रूज मिसाइल्स है। यांडू वाला कौन सा है? क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल बोल रहा है कि जेट प्रोपेल्ड होता है सबसोनिक स्पीड पर पूरे फ्लाइट के दौरान में। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि भाई ऊपर तक भेजो उसके बाद तो अपने आप ही चला जाएगा, है ना। तो पूरे थ्रू आउट द फ्लाइट में हम लोग सबसोनिक स्पीड के लिए जेट प्रोपल्शन का यूज़ ही नहीं करेंगे। पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। और बोल रहा है क्रूज मिसाइल जो होता है वो रॉकेट पावर्ड होता है और सिर्फ इसको इनिशियल फेज़ में ही आपको प्रोपल्शन की ज़रूरत है। अरे यांडू का भाई हमेशा चलता रहता है, ये देख रहे हो ना, हमेशा इसके पीछे लाल रंग का वो प्रोपल्शन मैकेनिज्म लगा हुआ है, तभी तो ये इधर उधर भग सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही होगा क्या? सोचो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, अग्नि 5 को बोल रहे हैं कि मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है मीडियम रेंज का, मतलब ये तो अग्नि 5 आप जान ही रहे हो। अग्नि 5 क्या है? पहले बात तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये क्रूज नहीं है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है भाई, है ना, बहुत दूर भेजना है और ये इंटर कॉन्टिनेंटल है। और दूसरी तरफ ब्रह्मोस का क्या बोल रहा है? ये ब्रह्मोस बोल रहा है सॉलिड फ्यूल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इसमें भी पलटी मार दिया इसने। ठीक है, तो ब्रह्मोस का ये और अग्नि का ये, तो दोनों को पलटी कर दिया। इसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल का ये होगा और क्रूज मिसाइल का ये होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही के दोनों गलत हैं, नीदर 1 नॉर 2 आंसर हो जाएगा हमारा। सिंपल सा है कि नहीं? सोचो मिसाइल्स कितना इजी हो गया, बस हमें ये वाला टेबल हर बार याद रखना है। इसमें आपको और क्या याद रखना है, जैसे एयर टू एयर मिसाइल है तो कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेना। एयर टू एयर मिसाइल के एग्जाम्पल्स में क्या बोल सकते हो, याद है कुछ? अभी दिमाग में आ रहा है? मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो अस्त्र मिसाइल एक है शायद, है ना।
और फिर इसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि त्रिशूल, आकाश, बराक, ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स हैं। फिर इसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी हमने देखा था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल में आप लोग बात कर सकते हो अग्नि मिसाइल की, पृथ्वी, धनुष, ये सारे हैं। उसके बाद कुछ क्रूज मिसाइल्स की अगर बात करें, क्रूज मिसाइल्स में भाई ब्रह्मोस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल अभी हमने देखा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं, अग्नि वगैरह का भी नाम ले सकते हो आप लोग। फिर एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल में भी हमने बात किया था, क्या था, हेलिना टाइप का कुछ, है ना। ओके डन। तो हमारा आज का आर्टिकल तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर था। एक मिनट में बस इसको भी देख लेते हैं कि देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया रेजिमेंट अभी अप्रूव कर दिया एक्विजिशन के लिए। और साथ ही साथ अब देखो ये क्या है, उसमें अब आपको सब समझ में आएगा कि पहली चीज़ क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये डन हो रहा है क्या, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे और ऐसे। फिर ये सरफेस टू सरफेस है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसीलिए इसका शॉर्ट रेंज मतलब 1000 से कम, मतलब 150 से 500 किलोमीटर का ही है। अब सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। पेलोड कैपेसिटी कितनी है, 350 से 700 केजी के आसपास है। और सबसे लिए क्या है कि इसको लो ट्रैजेक्टरी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चाहिए और मैन्यूवर कर सकते हैं, मतलब कि गाइडेड है कि आराम से कहीं टारगेट इधर उधर भी होता है तो भी ये हिट सही जगह करेगा, इसको मैन्यूवर कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपल लगाना, आप कोई भी मिसाइल पढ़ोगे आपको हमेशा बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। अब अगला आर्टिकल हमारा आता है यहाँ पर इन्वर्स वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन तो सब सुना, तो ये इन्वर्स वैक्सीन क्या कह रहा है। तो कुछ रिसर्चर्स ने ना अभी एक इन्वर्स वैक्सीन डेवलप किया है ऑटो इम्यून डिसीज़ के खिलाफ। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि सोरियाटिक डिसीज़ या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं हम लोग, या फिर रेमेटाइड अर्थराइटिस होता है, आरए जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसीज़ है क्या ये ऑटो इम्यून डिसीज़। आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक बढ़िया सा इम्यून सिस्टम काम करता है। मतलब कि अगर हमारे बॉडीज़ में, यहाँ पर समझते हैं, पूरे इम्यून सिस्टम को समझने के लिए हमें एक दो चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, एंटीजन के बारे में पता होना चाहिए। ये एंटीजन क्या है, देखो एंटीजन ना कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे एलर्जेंस हम लोग बोलते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं। कोई कभी सांप वगैरह काट लेता है तो उनके जो वेनम होते हैं, ये सब कुछ ना कुछ करके एंटीजन, मतलब कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के अंदर घुस रहा है वो एंटीजन है और जो हमारे बॉडी को हार्म करने वाला है। तो ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे, एंटीजन। अब इन एंटीजन से लड़ने के लिए ना हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ ना आप समझो कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स हमारा वाइट ब्लड सेल्स WBC प्रोड्यूस करता है और इसी से हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। और ये क्या एक तरीके से ना आप बोलो कि अटैक मैकेनिज्म है हमारा, फाइट मैकेनिज्म है हमारा इन एंटीजेंस के खिलाफ। मतलब इन एंटीजन के खिलाफ हमने युद्ध छेड़ने के लिए क्या बिठा रखा है सैनिक के तौर पर, एंटीबॉडीज़। समझ में आया। अब एंटीबॉडीज़ में भी जैसे हमने बात किया था, ये कहाँ से निकल के कहाँ से आ रहे हैं, WBC को क्या हम लोग नाम देते हैं, और वैसे तो देखो ल्यूकोसाइड भी बोल सकते हो इसको, है ना। अब इसमें आप लोग ये समझो कि ये जो ल्यूकोसाइड है या WBC है ना, ये हमारे लिए एकदम से एक सिक्योरिटी पर्सनल जैसा है। मतलब एक बढ़िया हवलदार टाइप का है जो कि गेट के सामने खड़ा रहता है। कोई भी गलती से भी अनवांटेड लोग की एंट्री हुई तो तुरंत गोली मारने के लिए तैयार रही है। तो ये अपना कौन है, सिक्योरिटी गार्ड। अब सोचो कि ये काम कैसे करता है। देखो ल्यूकोसाइड को ना फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फैगोसाइट्स और दूसरा होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है बट एक बार समझ लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फैगोसाइट्स जो है ना उसकी खासियत क्या है, फैगो मतलब होता है वैसे खाना, कुछ भी चीज़ निकल जाना, और साइट्स मतलब सेल्स वगैरह आप जानते हो। तो ये कुछ ऐसे टाइप के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है जो कि एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में आते हैं। ये क्या करता है ना, ब्लड में अपने कुछ सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, उन सबको थोड़ा भेजता है। जैसे ये पूरे ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं
तो ये बताते हैं कि अच्छा यहाँ पर एक नया सब्सटेंस देखने को मिला है, तुरंत के तुरंत फ़ोन डायल करता है और बताता है लिम्फोसाइट्स को कि बड़े भैया देखिए, यहाँ पर ना कुछ खतरनाक चीज़ मिली है जिसको पहले मैंने नहीं देखा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको खा लेता हूँ। तो ये पेटू टाइप का इंसान है, ठीक है। फैगोसाइट्स क्या होते हैं, पेटू टाइप के होते हैं, कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस मिले खा जाएंगे उसको, और यही हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इनका क्या काम है फैगोसाइट्स का, सबसे पहला रेड फ्लैग करना, अलार्मिंग सिचुएशन देना कि भैया कुछ आया है फॉरेन सब्सटेंस, इसको मारना है, तब तक मैं खा रहा हूँ, तुम भी आओ जल्दी से, है ना। तो फैगोसाइट्स क्या कर रहा है, पहला तो ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगरिंग इफेक्ट है। तो आप लोग देखते हो कि जब भी कोई मच्छर काट लेता है तो वो रेड कलर का एक बम्पी एलिमेंट बनता है। तो उस टाइम समझ लें, जैसे ही रेड कलर का वो हो रहा है ना, बम्पी बन रहा है, तो उस टाइम फैगोसाइट्स एक्टिव हैं। वो बुला रहा है कि भैया लिम्फोसाइट आओ जल्दी से, यहाँ पर कुछ मिला है एक्स्ट्रा सब्सटेंस, कुछ तो आया है नया, मैं खा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। और उसके अगेंस्ट एक ट्रिगरिंग पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसने क्या किया कि कंज्यूम करना स्टार्ट किया, लेकिन साथ ही साथ एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करने का भी काम करके लिम्फोसाइट को बता दिया। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा, देखो लिम्फोसाइट के तरफ भी दो तरीके के लोग हैं, एक है टी सेल्स और एक है हमारा बी सेल्स। दोनों का क्या काम है इसको भी समझो। देखो टी सेल्स जो होते हैं ना, वो जहाँ पर भी इन्फेक्टेड पोर्शन है, जहाँ फैगोसाइट्स ने आइडेंटिफाई किया है, वो टी सेल्स वहाँ पर चले जाएंगे और फिर स्विफ्टली जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उनको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। बी सेल्स जो हैं, कुछ हेल्पर टी सेल्स के साथ में और क्या करते हैं, ये लोग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन क्या करेंगे, समझ लो कि इन लोग के पास ना ये ऐसे सिक्योरिटी गार्ड है जिनके पास कुछ ऐसे बंदूक है। इस बंदूक में गोली नहीं निकलती है, इस बंदूक से एंटीबॉडी निकलता है। और एंटीबॉडी कौन सा निकलेगा, आइडेंटिफाई किसने किया, फैगोसाइट्स ने किया। यही एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि भैया ये कौन सा वाला बैक्टीरिया है, कौन सा वाला वायरस है, तुम उसके अगेंस्ट वही वाला एंटीबॉडी भेजना। तो बी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स मिलके उसके खिलाफ बंदूक से वही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, धड़ धड़ करके, और फिर ये सारे के सारे फॉरेन सब्सटेंस मर जाते हैं। तो इतना खतरनाक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा इम्यून सिस्टम है। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ देखो एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिसीज़ आप बोल सकते हो जहाँ पर ना इन लोग का दिमाग फिर जाता है, फैगोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का। फैगोसाइट्स अपनी याददाश्त खो देता है, वो यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है या फिर कोई अपना ही दोस्त यार वाला सेल है, या ऐसा कोई सब्सटेंस है जो कि हमारी हेल्प ही कर रहा था। तो फैगोसाइट्स को हो जाता है थोड़ा सा जॉनी लीवर टाइप का, जैसे मूवी में देखा था ना भूला, तो वही वाला सिस्टम है, ये भूल जाता है। अब ये फैगोसाइट्स को जैसे ही भूल गया ना, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये तो अपना दोस्त है, उसको ये दुश्मन समझ लेता है। और उसके चलते जो हमारे बॉडी में पॉजिटिव फंक्शनिंग करते हैं ना, उनको भी ये अटैक करके मारने लगता है। ये तो करता ही करता है, अपने बड़े भैया लिम्फोसाइट्स को भी बुलाता है, वो भी अटैक करते हैं। तो इसलिए हमारे बॉडी के पॉजिटिव सेल्स जो है ना, वो भी मरने लगते हैं। और इसका आज तक ना कोई इलाज है नहीं। तो इसका पहली बार एक इलाज समझ में आ रहा है इन्वर्स वैक्सीन के तौर पर। क्या कर रहे हैं, देखो इन्वर्स वैक्सीन में ना दो चीज़ें होंगी। तो पहला कौन सा होगा, एक एंटीजन। ये एक ऐसा एंटीजन है जो कि हमारे बॉडी को पता है कि ये तो फॉरेन सब्सटेंस है फॉर श्योर, और इसको मिला देते हैं अपने एक ओल्ड सेल के साथ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है कि एक तो ये जो ओल्ड सेल है ये डिफाइन करके देता है, और ये जो ओल्ड सेल है ना, ये सिमिलरली वैसे ही मॉलिक्यूल्स जैसा डिराइव होता है जिसको कि अभी वो अपना दुश्मन समझने लगा था गलती से। तो जब ओल्ड सेल उसके जगह पर जाता है ना, तो इसकी याददाश्त एक्चुअल में वापस आ जाती है कि अच्छा ये तो अपना पुराने समय में दोस्त हुआ करता था, हम इसको मार रहे थे। और उसके जगह पर एक दूसरा एंटीजन इंट्रोड्यूस भी करते हैं हम लोग, जिसको कि समझ में आया कि अच्छा यहाँ पर इसको नहीं मारना था, किसी और सब्सटेंस को मारना है। तो मतलब एक तरीके से ध्यान भटकाने वाली बात है। तो ये एक प्रकार का इन्वर्स वैक्सीन मिला है जो कि मोर और लेस कुछ ऐसे ही वर्क करेगा। मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, बट डेफिनेटली इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं जिसका कि हमें पीएचडी नहीं करना है। इन्वर्स वैक्सीन क्या समझना है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए एक इन्वर्स वैक्सीन है। इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक एंटीजन है जो कि इम्यून सिस्टम जिस पे अटैक करना चाहता है, एक वैसा मॉलिक्यूल, और एक दूसरा ओल्ड सेल टाइप का मॉलिक्यूल हो जिसको कि वो अपना फ्रेंड कंसीडर कर ले,
है ना, फॉरेन सब्सटेंस ना कंसिडर करे। तो इतना ही समझना था हमें। अगला आर्टिकल हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रिलेटेड है। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? देखो अभी ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2018 में, नीपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं हमें केरला वाले रीजन में। तो इनके इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेराइव किया है। सबसे पहले नीपा वायरस क्या है? एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस को हम लोग क्या समझते हैं? जूनोटिक कहीं पर भी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि देखो ये ना वर्टेब्रेट एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब ह्यूमन से वर्टेब्रेट एनिमल्स में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो नीपा वायरस किससे होता है? बैट से होता है, ठीक है। तो एक वर्टेब्रेट एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए इसको जूनोटिक वायरस बोलते हैं। तो और लोगों के आपस में भी ये फैल सकता है। तो इससे लड़ने के लिए ना हम लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का सोचा है, उन्हीं को हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल रहे हैं। तो एक वर्ड देखो मोनो है, एक वर्ड है क्लोनल, मतलब कि जो भी एंटीबॉडीज़ इस वायरस के खिलाफ लड़ते होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे? क्लोन कर देंगे, और क्लोन करके वैक्सीन में भर के लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि इन एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई लेवल पर शूट अप हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सुपर एक्टिव हो जाएगा। और इस एक्टिविटी के चलते खतरनाक से खतरनाक जो भी ऐसी बीमारी है निपा वायरस जैसी, उसको भी थोड़ा सा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। समझ गए? तो मोनोक्लोनल का क्या मतलब है कि हम लोग एक ही टाइप के सेल्स को निकाल रहे हैं, एक ही टाइप का प्रोटीन है सॉरी, जिसको कि हम लोग क्लोन करना चाहते हैं, तो मोनोक्लोनल होगा ये। सिमिलरली पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हो सकते हैं। पॉलीक्लोनल में क्या होगा? तो इसमें बहुत सारे हम लोग एंटीबॉडीज़ का एक मिक्सचर लेंगे, और उस मिक्सचर से हम लोग जो भी इनके डिफरेंट बी सेल लीनिएजेस के होंगे ना, अलग अलग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उन सब का एक मिक्सचर बनाएंगे और उन सब मिक्सचर को क्लोन कर देंगे। तो उससे जो है और ख़तरनाक ट्रीटमेंट जैसे कैंसर, इबोला, HIV जैसे भी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं। तो सिंपल सा है ना कि देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, उसने एक हमारे वायरस के ऊपर एक ऐसा इन्वेलप बना लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने बता दिया ना कि ये एंटीबॉडी शूट कर जाओ, इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी बॉडी अच्छे से इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करती है वायरल फीवर और किसी भी सेंस में, तो इसीलिए हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उनको इंजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो कंसर्न्स क्या हो सकते हैं कि इसका कुछ एलर्जिक डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ रिएक्शन हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम को हम चैलेंज कर रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ इम्पेयरमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगला आर्टिकल हमारा बायो हैकिंग से रिलेटेड है। देखो बायो हैकिंग का क्या मतलब होता है कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, थकना मना है, वो ऐड याद है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इस पूरे लाइफ स्पैन में हम लोग अपने पीक परफॉर्मेंस पर कब होते हैं? हमारी बॉडी किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, हम लोग बोलते हैं जब हम लोग यंग होते हैं, 12-13 साल के होते हैं, हम लोग एकदम मस्त उछल कूद करते रहते हैं, दिमाग भी चाचा चौधरी से तेज़ चलता है। तो उसी चीज़ को ये ना रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं। कैसे? बायो हैकिंग का मतलब क्या है कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे सर्टेन चेंजेस करें, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी कैसे भी चेंजेस करें जिससे कि हमारे बॉडीज़ की जो एक्टिविटी है या फिर जो बॉडी की एबिलिटी है वो अपने पीक परफॉर्मेंस पर हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है। अब लाइफस्टाइल चेंज कैसे हो सकता है? यहाँ पर देखो, एक तो मेडिटेशन करने से होगा, लेकिन ये सिर्फ सिंपल मेडिटेशन जैसी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि देखो मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब तो करते रहो, योगा वगैरह सब करो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिम्युलेटर, हाइपरबैरिक चैम्बर्स वगैरह बनाएंगे। और इसके चलते हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हो सकता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें भाई, हम लोग हो सकता है कि अपने मोटर फंक्शन, मतलब कि हमारे बॉडी में जो हमारा मूवमेंट है उस मोटर फंक्शन को अच्छा इनेबल करने के लिए, जैसे कि बुढ़ापे में क्या होता है, हमारे नीज़ मतलब हमारे घुटने जो हैं वो दर्द करने लगते हैं। अपने घर में भी देखा होगा ना, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं या मम्मी पापा ही हैं, उन लोग के घुटनों में दर्द होने लगता है। तो ऐसे मोटर फंक्शंस को भी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ बायो हैकिंग का सिस्टम देख सकते हैं। तो बायो हैकिंग वर्ड हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट है, उसको समझना था कि हम लोग पीक परफॉर्मेंस पर अपनी बॉडी की एबिलिटी देखना चाहते हैं, और उसके लिए जितने भी मेथड हम इख्तियार कर लें, अपना लें इन्हेंस करने के लिए अपने पूरे लाइफ स्पैन में, उसी को हम लोग बायो हैकिंग बोलते हैं। डन है? इतना ही आर्टिकल था, बस इतना ही समझना था इसके लिए। अगला आर्टिकल हमारा कॉन्स्टेलेशन नाविक सिस्टम, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो क्या है कि अभी तक तो हम लोग GPS यूज़ कर रहे हैं, और इनफैक्ट आगे भी करते रहेंगे कुछ दिन और,
क्योंकि देखो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें देखो सबसे फ़ायदा बताता हूँ मैं क्या है, कि यूजुअली देखो क्या होता है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना होता है। आप लोग तुरंत गूगल में सर्च करते हो, ये डायरेक्शन दे देता है, और इसके बीच में कभी रेड बताता है, कभी ब्लू बताता है, कभी ऑरेंज बताता है, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस सड़क पर चलने वाले हर इंसान जीपीएस को यूज़ कर रहे हैं। ये इन्हीं का डेटा फीड लेता है और इन्हीं डेटा फीड से बताता है कि भाई यहाँ पर ना ज़्यादा लोग हैं। एक अभी बहुत फेमस कहानी है, एक एक खालियर इंसान था, हमारे आपके जैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, एक ट्रॉली में 1000 फ़ोन रखे, सबका जीपीएस ऑन किया और डायरेक्शन में पैदल पैदल लेके इस ट्रॉली को लेके चलने लगा सड़कों पे। तो ये जहाँ से लेके चले ना, वो जीपीएस पर पूरा का पूरा रेड दिखाता था। क्यों? क्योंकि भाई 1000 मोबाइल इकट्ठा इतना धीमे स्पीड से चल रहा है, मतलब कुछ तो पंगा होगा ना, कुछ तो ट्रैफिक जाम होगा यहाँ पर। तो इसने जीपीएस को चैलेंज किया था एक तरीके से। तो सिस्टम वही है। देखो अब क्या है कि इंडिया बोल रहे हैं कि हम क्या करें, अपना नाविक यूज़ करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये तो एक तरीके से अपना इंडिजिनियसली बिल्ड 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है। यहाँ पर देखना, इस पूरे कॉन्स्टलेशन में देखो 3 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि जियो स्टेशनरी हैं। मतलब कि एक बार आप अगर दिल्ली के ऊपर अगर आपका सैटेलाइट फिक्स्ड है तो 24 घंटे में कभी भी कैसे भी देखोगे वो हमेशा आपके सिर पर ही दिखेगा। इसका डिस्टेंस क्या है, लगभग 36,000 किलोमीटर्स पर ये हमें मिल जाता है। फिर 4 सैटेलाइट ऐसे हैं जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, मतलब कि बस सिंक्ड हैं। मतलब क्या है कि अगर हमारा अर्थ एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाता है तो ये लोग भी अर्थ के पूरे उस चक्कर को लगाने में 24 घंटे लगाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये सैटेलाइट भी इसी सेम इसके पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये करने के लिए तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये लोग क्या करते हैं, इनका ऑर्बिट ना कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें आड़े तिरछे दिखा रहे हैं ना, मान लो कि अर्थ हमारा इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, लेकिन ये जो सैटेलाइट है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। उतना ही टाइम ले रहे हैं ये लोग भी, 24 घंटे ही ले रहे हैं मान के चलो। लेकिन देखो मान लो अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो कभी ये सैटेलाइट हमें अपने से ऊपर दिखेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ ही साथ घूम रहे हैं, बस इनका ऑर्बिट डिफरेंट है। तो कभी हमें ऊपर दिखेंगे, कभी हमारे सिर के ऊपर दिखेंगे और कभी हमारे नीचे दिखेंगे। तो ये हमेशा एक कुछ ना कुछ ऐसे 8 के शेप में, बहुत पतला 8 के शेप में ये मूव करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मान लो कि अगर हमारा इंडिया का मैप है, ये छोटा सा मैप बना लेते हैं, ये इसके ऊपर ना पूरा ऐसे मंडराते रहते हैं, ये पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। तो ये जो 4 सैटेलाइट्स लगे हैं ना यहाँ पर, ये पूरा बढ़िया इंडिया तो कवर करते ही करते हैं, इसके अलावा अपने बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर रेंज में भी कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाई नाविक का अगला स्टेज जो होगा ना, वो हम लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी नाविक दे के उनको बोलेंगे कि यार जीपीएस वीपीएस मत यूज़ करो, हम हमारा नाविक सिस्टम यूज़ करो, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। देखो एक्यूरेट तो है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, यूज़र पर। कि देखो यहाँ पर जीपीएस के ज़्यादा यूज़र हैं तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा डेटा फीडबैक मिलता है, ये हमें ज़्यादा अच्छे से गाइड करता है। नाविक अभी कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। 2019 में उन्होंने बताया था कि भाई जितने भी कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होंगे उसमें सब में जीपीएस सिस्टम के नाम पर नाविक इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो ये हुआ भी। अब जो अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि एप्पल का आईफोन आया है 15, उसमें भी नाविक इनबिल्ट है। लेकिन वही बात है कि उसको यूज़ कितने लोग करेंगे, उसको यूज़ तभी कर सकते हैं जब उसका यूसेज सब लोग इकट्ठा स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए गवर्नमेंट को फिर फर्दर कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो नाविक का ये पूरा आर्टिकल था, देख लेते हैं कुछ छूटा ना हो। हाँ, एडवांटेजेस देख लेते हैं जीपीएस के ऊपर क्या है, कि जहाँ तक जीपीएस के पास ना 20 मीटर की एक्यूरेसी है, वहीं पर नाविक के पास 10 मीटर तक की भी एक्यूरेसी मिलती है। इसको 2 पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं, एक तो सिविल पर्पज़ होता है और एक मिलिट्री पर्पज़ होता है, या फिर कोई भी सीक्रेट पर्पज़ जिसका मतलब आम जनता उसको नहीं टैकल मतलब नहीं देख सकती है, उसको नहीं एक्सेस मिलेगा। तो मिलिट्री पर्पज़ वाला या फिर किसी भी ऐसे सीक्रेट वर्क के लिए गवर्नमेंट अगर यूज़ करना चाहे तो इसका जो 10 मीटर का हम लोग बोल रहे हैं ना, ये घट के और कम हो जाता है, 1 मीटर के आसपास आ जाता है। इतनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी है इसके पास, क्योंकि अपने सेटेलाइट ऊपर ही लगे हैं ना। ऐसा तो देखो जो जीपीएस में, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कि जीपीएस जो अमेरिका का ये सेटेलाइट सिस्टम है, पूरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके पास कितने सेटेलाइट्स हैं। तो धीरे धीरे देखो इंडिया भी उसके आगे बढ़ेगा कि, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखो अभी तो हमारे पास 7 सैटेलाइट्स हैं,
7 सेटेलाइट्स में भी कुछ ऐसे सेटेलाइट्स हैं जो कि काफ़ी पहले 2013 वगैरह में ही हमने ड्रॉप कर दिया था, तो अब उनका लाइफ स्पैन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उनको भी रिप्लेस करने की बात हो रही। तो इसमें से ऐसे 5 सेटेलाइट हैं जिनको कि हम लोग आगे आने वाले टाइम पर रिप्लेस भी करेंगे। और तब तक तो ये बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा तब तक, लेकिन ग्रेजुअली हम लोग इसको और अच्छे टेक्नोलॉजी से लैश इसको हम लोग एडवांस लेवल पर भी इंगेज करें कि आगे आने वाले 2-3 सालों में आप देख सकते हो कि हम सब लोग नाविक अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। इस पे गवर्नमेंट अच्छा खासा एम्फेसाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है ना यार कि देखो डेटा सिक्रेसी वगैरह, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, गूगल में एक रिपोर्ट आता है, कभी देखा है आप लोगों ने, कि पूरे महीने का आपको बताता है कि भाई यहाँ पे गए आप लोग, फिर यहाँ से यहाँ गए, इस शहर में भी गए, फिर बुलंदशहर गए, बुलंदशहर से आप पटना भी चले गए, पटना से आप एक बार इंदौर भी चले गए, और वो पूरा मैप करके देता है कि इतने टाइम पर यहाँ यहाँ गए। तो डेटा प्राइवेसी ब्रीच नहीं है। तो इसीलिए इंडिया ऐसा चाहता है कि भाई अपना सिस्टम हो, हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं देना चाहते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि हम लोग को इंडस्ट्रियल लेवल पर यूजुअली जो हमारा मोबाइल बेस्ड है या फिर ऐसे कोई भी जिस सिस्टम पर हम लोग जीपीएस को यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा लोकल इंडस्ट्री को भी लेवरेज देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि आप लोग नाविक बेस्ड सॉल्यूशन लेके आओ और अच्छे से लेके आओ, और लॉजिस्टिक्स डेवलप करते हैं, इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो यूज़ करें, और जैसे कुछ नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज़ को और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी कि भी और नए सेटेलाइट्स वहाँ पर जाने वाले हैं, और फॉरेन सेटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। एप्लीकेशन में आप देख सकते हो टेरेस्ट्रियल हो गया, एरियल, मैरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिसाइज टाइमिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब के लिए इसको यूज़ करेंगे। ये सब तो घिसे पिटे इन्फॉर्मेशन है, सबको पता ही होगा। लेकिन देखो 3 हैं अभी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में। एक तो देखो यूएसए का क्या है, सॉरी, यूएसए के पास है आपके पास जीपीएस, है ना। यूरोप के पास क्या है, गैलीलियो, और फिर उसके बाद रशिया के पास क्या है, ग्लोनास। और फिर उसके बाद ना कुछ इंडिविजुअल जैसे नाविक जीपीएस नहीं है, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पर कवरेज नहीं है, ये तीनों के तीनों ग्लोबल लेवल पर कवर कर रहे हैं। अपना नाविक तो सिर्फ इंडिया के ऊपर और उसके ऊपर कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज को देख रहा है। तो उसी तरीके से जापान के पास भी है, जापान के पास का जो सिस्टम है वो है QZSS, है ना। तो ये सारे कुछ लोकल लेवल पर है। एक क्वेश्चन जरा फटाफट से देख लेते हैं फिर से, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, IRNSS। IRNSS एक्चुअल में ना पुराना नाम है नाविक का, पहले इसको हम लोग इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ही बोलते थे, 2016 में इसका नाम बदल के नाविक कर दिया गया था। तो देखो इसमें जरा देखना कि पहला क्या बोल रहा है कि IRNSS की 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हैं और 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस है। दूसरा, ये भी अभी तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये चीज़ बिल्कुल सही है ना, कि 3 जो पास वाले हैं ना, पास में ज़्यादा है दूर में कम है, तो पास में कौन से हैं, पास में होंगे जियो सिंक्रोनस, तो इसलिए 4 सैटेलाइट्स हैं। और जो दूर है स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर के ऊपर है, वहाँ पर कौन है, 3 सैटेलाइट्स हैं। फिर बोल रहा है कि ये पूरा इंडिया तो कवर करता ही है, उसके साथ साथ 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर भी कवर करता है। देखो अभी हमने बात किया कि भाई इंडिया का अगर ये बॉर्डर है ना, तो इसके 1500 किलोमीटर के एरिया में, 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में कवर कर रहा है। इसका एरिया निकालोगे ना तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो 5500 तो मेरे हिसाब से कम है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019। अब अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आ जाएगा 2019 तक, 2018 क्वेश्चन है तो 19 तक नहीं आ पाया था हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो पहला मतलब दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्या होगा आंसर, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस लगा सकोगे। आई होप आप लोग को कॉन्फिडेंस ये बिल्ड हो रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। एक आर्टिकल हमारा यही नाविक से रिलेटेड है, इसको पहले ही खत्म कर लेते हैं, कि PRTC प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक है। ये क्या करेंगे कि नाविक के अंदर ना एक ऐसा मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं ये लोग, जिससे कि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर हैं, इंटरनेट सेक्टर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही प्रिसाइसली हम लोग अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर सकें। मतलब सबके लिए एक जैसा टाइम बहुत ही ईजिली, लगभग 20 नैनो सेकेंड में आप टाइम सेट कर सकते हो। मतलब टाइम एक्यूरेसी के ऊपर ये काम हो रहा है। तो प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक है, मतलब ये एक ऐसा क्लॉक होगा जो कि रेफरेंस के तौर पर हम लोग नाविक के अंदर में ही लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसको कौन बना रहा है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT है, और एक CSIR है, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL, उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो वही लोग नाविक बेस्ड IST ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक बना रहे हैं। तो ये भी सिंपल सा ही था, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना था। एक आर्टिकल है जनरेटिव AI का। जनरेटिव AI बस नाम पता होना चाहिए अगेन,
कि अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट बॉडी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने एक पेपर रिलीज किया था जिसमें उन्होंने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब्स के साथ में कनेक्शन बताया। जैसे अभी कुछ साल पहले हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे थे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जा रहा है, पूरा जॉब खा जाएगा, ये जितने स्क्रिप्ट राइटर होते हैं इसका मतलब ही नहीं है, तो चैट जीपीटी लिख के दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे चैट जीपीटी है या फिर जो गूगल का बार्ड है, ये जितने भी ऐसे ओपन एआई है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, इनसे इनके डीप लर्निंग मॉडल्स को ये समझता है और उसको यूज़ करता है। यही है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है, देखो फिर से इस यहाँ पर समझना कि एक होती है ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे जिसमें हम लोग आप बात कर रहे हैं ना, ये हो गया एक तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये क्या करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डीप लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और एक तरीके से ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक तरीके से लर्निंग टेक्नोलॉजी है ना। अभी चैट जीपीटी में क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, हम लोग जो भी प्रॉम्प्ट उनको देते हैं, उससे वो लोग सीख रहे हैं, तो वो लोग जनरेट कर रहे हैं अपने खुद के आंसर जनरेट कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, जैसे अभी देखो चैट जीपीटी का 4.0 वर्जन जो कि स्पेशलाइज्ड हो चुका है ऑलरेडी, वो अब प्रीमियर वर्जन हो चुका है, उसके लिए लोग खरीदेंगे तब मिलेगा वो, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें 1 साल में 6 महीने में सीख ली है। बाकी जो उसका ओल्डर वर्जन है वो हम लोग के लिए फ्री यूज़ के लिए है कि हम लोग भी उसको सिखाते रहें। हम सब लोग चैट जीपीटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस टाइम पर। अगर जितना भी सर्च कर रहे हैं वो चैट जीपीटी को सिखा रहे हैं प्रॉम्प्ट दे के, और उसमें वो बार बार पूछता भी है कि भाई जो आंसर दिया है पहले वाले से अच्छा था, रीजनरेट करता है। तो वो सब चीज़ें स्टोर करते जा रहा है, सीखता जा रहा है। तो हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को वो लोग डीप लैंग्वेज लर्निंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है। और इनका की ऑब्जर्वेशन क्या था इस रिपोर्ट में, इन्होंने बोला कि देखो जॉब वॉब का लॉस नहीं है इससे, इनफैक्ट जॉब्स जो है ना वो और बढ़ेंगी। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत है स्किल्स की, कि जो भी लोग हैं ना उनके पास ये स्किल्स ज़्यादा होने चाहिए। आगे चल के इन इंडस्ट्रीज़ के चलते जॉब्स की संख्या और बढ़ने वाली है। इनफैक्ट लोगों के इनकम लेवल में इम्प्रूवमेंट आएगा। ऑटोमेशन ऑक्यूपेशन जो है ना, ऑटोमेटिंग ऑक्यूपेशन, ये काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्री बिल्ड होके आएगा जिनका यूसेज सिर्फ यही चैट जीपीटी और इनको यूज़ करने से होगा। तो इसके लिए बहुत सारे नए लोग लगेंगे। और यहाँ पर ये बोला गया है कि चूंकि देखो टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड हमेशा विमेन डिसप्रपोर्शनेटली उनको शेयर मिलता है, तो इसलिए उनको हार्म हो सकता है, तो उनको भी थोड़ा सा इसके लिए बकल अप करना चाहिए। रिकमेंडेशंस में वही बात है कि विमेन स्पेसिफिक जोन को भी हमें थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के चलते और मतलब थोड़ा एजुकेशन के चलते और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना चाहिए। कुछ ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चलाने चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से उन लोग को ट्रेन कर सकें, अपग्रेड कर सकें, उनकी ट्रेनिंग हो। और इनकम सपोर्ट मिटिगेशंस वगैरह भी बात कर रहे हैं। तो मतलब मोटा मोटा नॉर्मली है, मतलब बहुत खास सजेशंस नहीं है इस रिपोर्ट में। जनरेटिव एआई क्या था उसके बारे में समझना ज़रूरी था हमारा। ठीक है, जीपीटी के बारे में सब लोग जानते हैं ना। जीपीटी का फुल फॉर्म जो है, चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये क्या करते हैं, ये लोग वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर काम करते हैं। हमारे जो नॉर्मल लर्निंग प्रोसेसर था ना, उसको ये लोग मशीन लर्निंग मॉडल पर चेंज कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर काम करते हैं। मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होगा कि ये ना, इनके पास अथाह इन्फॉर्मेशन इकट्ठा है, पूरा इंटरनेट का एक्सेस इनके पास है। और हम लोग कोई भी चीज़ पूछते हैं तो ये लोग फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे आंसर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। ये उसको समराइज़ भी कर सकते हैं, ये उसको याद भी रखेंगे, ट्रांसलेट भी कर देंगे, प्रिडिक्ट भी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, और प्रिडिक्शन के नाम पर ही हमारा अगला आर्टिकल भी है। ये क्या है, अल्फ़ा मिसेंस। अल्फ़ा मिसेंस एक नया टूल है जो कि अल्फ़ा फोल्ड को यूज़ करता है। जितने भी हमारे जीनोम म्यूटेशन फ्यूचर में होने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके अभी से रोकने की बात कर रहा है। तो ये सबसे पहले अल्फ़ा फोल्ड क्या है यार, अल्फ़ा फोल्ड अगेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि डीप माइंड, ये गूगल की सब्सिडरी कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। इनका क्या कहना है कि इन्होंने एक ऐसा एआई सिस्टम डेवलप कर लिया है जो कि प्रोटीन्स का जो कॉम्बिनेशन है ना डीएनए में, कि यहाँ पर ये कौन से बॉन्ड्स बना रहा है ये प्रोटीन, इन सब के लिए एमिनो एसिड और प्रोटीन को स्टडी करके ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में कहाँ कहाँ म्यूटेशंस दिख सकता है हमें। और इन म्यूटेशंस को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें से कितना म्यूटेशन ऐसा है जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है, उसको हम अभी से सही कहाँ कर सकते हैं। तो उसका पूरा जो टेक्नोलॉजी है ना वो अल्फ़ा मिसेंस है। तो अल्फ़ा मिसेंस क्या करता है,
अल्फ़ा मिसेंस एक डीएनए सीक्वेंस लेता है पूरे जीन से, अमीनो एसिड का सीक्वेंस लेता है, प्रोटीन का सीक्वेंस लेता है, और जो भी अल्फ़ा फोल्ड ने प्रेडिक्ट किया है उसके चलते वो लोग जहाँ पर भी म्यूटेशन पॉसिबल हो पाएगा उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं, उसको सही करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हो गया अल्फ़ा मिसेंस को लेके। हमारा अगला आर्टिकल जो है वो है बासमती राइस एक्सपोर्ट पर। बहुत सिंपल सा है, ये देखो पिछले 30 सालों में ना बासमती राइस का एक्सपोर्ट ज़बरदस्त लेवल पर बढ़ा है। आप देखो यहाँ पर 0.3 से 0.35 मिलियन टन्स का केवल प्रोडक्शन होता था पहले के ज़माने में। 200 से 250 मिलियन डॉलर की कंपनी थी। अभी एक्सपोर्ट कर करके हम लोग 4.7 से 4.8 बिलियन डॉलर की कंपनी बना चुके हैं इसको। एक्सपोर्ट लेवल देख रहे हो, पहले इतना तुन्नू सा होता था, अभी क्या है 4.5 से 4.6 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट हो रहा है। तो समझ रहे हो बासमती राइस का मतलब अलग ही लेवल पर प्रोडक्शन चल रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न था? देखो 1980s में ना हम लोग जो भी राइस का क्रॉप उगाते थे तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती थी, लगभग 150 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर का था। तो इसमें क्या होता था ना कि जब इसमें ग्रेन्स आते थे, ग्रेन्स का भार होता है, तो इससे क्या होता था, ये नीचे की तरफ लटक जाता था, झूल जाता था। तो इससे ये जो टॉल प्लांट्स हैं ना ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते थे और इनका प्रोडक्शन लेवल बहुत कम था। ये पूरा एक सीज़न कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 155 से 160 दिन लगाते थे। तो ये तब था जब हम ट्रेडिशनल लेवल पर, ट्रेडिशनल वेराइटीज़ पर कुछ काम कर रहे थे। फिर पहला रिवोल्यूशन आया चावल में, जिसको हम लोग बोलते हैं पूसा बासमती वन। ये जो पूसा बासमती वन है ना, इसने क्या किया, एक क्रॉस ब्रीड है। पहले तो ये 1989 में जब आया तो इसने क्या किया, एक हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स, मतलब इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया और बोला कि भाई जो 150 सेंटीमीटर का लंबा प्लांट बनता है इसको पहले छोटा करते हैं ताकि ग्रेन्स वगैरह आए तो ये झूले वूले ना आए, ये बढ़िया से टिका रहे। जो पहले का यील्ड कितना था, मुश्किल से 10 से 15 कुंटल 1 एकड़ की ज़मीन में, अब ये बढ़कर हो गया भाई साहब 25 से 26। समझ रहे हो, मतलब 2.5 गुना बढ़ गया लगभग लगभग। तो 2.5 गुना प्रोडक्शन हमने सेम ही जोन में, एक ही एकड़ में 2.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ा दिया सिर्फ इसे। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। इसी टाइम पर 1989 में ही हमारा ये जो है ना 400 से 450 मिलियन का बासमती राइस एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया और बासमती राइस का शेयर हमारे राइस के एक्सपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 60% था। लेकिन फिर एक और राइस की क्वालिटी आती है जिसको हम लोगों ने पूसा बासमती 1121 कहा। इसमें ना वैसे तो जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब ये 25-26 कुंटल 1 एकड़ में पैदा करता है, ये मुश्किल से 20-21 कुंटल ही कर पाता था। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ ना कि एक ऐसी वैरायटी ऑफ चावल थी ये जिसकी खुशबू ज़बरदस्त, एरोमा, वाह वाह क्या बात है भाई, खाने में स्वाद ही स्वाद। और फिर उसके बाद पकने के बाद ये छोटा सा चावल बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाता है। देखते होंगे ना जब घर में मेहमान लोग आते हैं तो मम्मी लोग जो है वो वही वाला चावल पकाते हैं तो उसको बासमती चावल बोलते हैं। तो वही है पूसा बासमती 1121। हालांकि उसके बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, आज के टाइम पर मोर देन 35 वेराइटीज़ ऑफ बासमती राइस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो ये वाला चावल है ना वो यूजुअली नॉर्थ इंडिया में अपना फेमस है, वहीं पर प्रोड्यूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं था, भले ही 20-21 कुंटल पर एकड़ का ही ये यील्ड कर रहा था, लेकिन ये पकने के बाद जो क्वालिटी देता था ना उससे तो इसका एक्सपोर्ट लेवल अलग ही लेवल पर चला गया। और उस टाइम पर बासमती चावल का एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो 2001 और 2014 के बीच में लगभग लगभग ये 390 मिलियन का कंपनी 4.9 बिलियन में कन्वर्ट हो गया। अब 70% से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता था। थर्ड बासमती रेवोल्यूशन आता है पूसा बासमती 1509 के नाम पर। ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिलीज़ किया था। और इनमें फ़ायदा क्या था कि इनका जो टोटल हमारा सीड टू ग्रेन ड्यूरेशन है, मतलब कि बीज बोने से लेके कटाई तक का जो पूरा टाइम है, ग्रेन आने तक का टाइम है, ये 155-160 दिन नहीं था। इसको कम करके इन्होंने 115 से 120 दिन ही कर दिया। तो मतलब हमारा क्या 4 महीने के आसपास में चावल बढ़िया तैयार, जो पहले अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने 6 महीने में होता था। तो इसीलिए इससे प्रोडक्शन लेवल और बढ़ गया। किसानों को पता चला कि भाई एक सीज़न में ये उगाएंगे, जो टाइम बचेगा उसी समय पर दूसरा क्रॉप भी उगा सकते हैं, वहाँ से भी प्रॉफिट लेंगे। तो इसीलिए ये एक और एडिशनल क्रॉप उगाने के लिए भी बहुत फेमस हुआ। तो इसको हम लोग थर्ड बासमती रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बासमती राइस के बारे में अगर हम लोग समझें तो वही हमने बताया कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन्स हैं, फ्लफ़ी टेक्सचर है, डिलाइटफुल टेस्ट है, वाह वाह स्वाद ही आ जाता है भाई, है ना। तो ऐसे ही है। और नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब रीजन्स में ही इसको हम लोग सिर्फ देखते हैं।
ठीक है, तो मोटा मोटा यही था। इसके बाद पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस आ गया दिल्ली में, जो कि एमिशन के नाम पर ना क्या इमिट करता है पता है? कोई धुआं स्मोक कुछ नहीं, ये सिर्फ वाटर इमिट करता है भाई। तो ये कितना सही चीज़ है कि हम लोग का पॉल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन हमारा मकसद ना इसमें फ्यूल सेल का मैकेनिज़्म समझना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो, फ्यूल सेल जो है ना उसमें कैथोड है, एनोड है, वही नॉर्मल जो एक सेल में होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करने के लिए कैटलिस्ट डाल देते हैं कुछ। तो मान लो कि ये फ्यूल सेल है, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक तरफ लगा देते हैं एनोड, एक तरफ लगा देते हैं कैथोड। तो जो एनोड है ना, ये मान लो एनोड है, ये कैथोड है। एनोड में हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम जो है वो स्प्लिट होकर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में टूटता है। बीच में यहाँ पर एक बढ़िया सा मेम्ब्रेन बना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर जाते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जो प्रोटॉन है, इसका प्रोटॉन निकलकर इस मेम्ब्रेन से पास होते हुए एनोड पर जाता है। एनोड पर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेके इसके अंदर डालते हैं। जैसे क्रायोजेनिक इंजन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्रायोजेनिक नहीं सॉरी, हमने रामजेट और स्क्रैमजेट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ना। तो वैसे ही ऑक्सीजन लेगा इधर से और इसके प्रोटॉन के मिलने के साथ साथ जो इसका आउटलेट होगा ये बना देगा वाटर। तो आउटपुट में क्या निकलेगा, वाटर वेपर, बस, और कुछ भी दिक्कत नहीं है इसका। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? देखो, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना ये काफ़ी कम है। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है कि ऑपरेशनल कॉस्ट तो बहुत कम है। ऑल वेदर फंक्शनिंग है तो उसमें टेंशन नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है कि इसके रिफ्यूलिंग टाइमिंग बहुत कम है, मतलब आराम से बैटरी बदल दो, तुरंत ही रिफ्यूल हो गया भाई आपका। तो रिफ्यूलिंग टाइम बहुत शॉर्ट है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह चेंज करना है वो भी बहुत ईजिली हो जा रहा है। और सबसे ज़बरदस्त बात क्या है, स्मोक जैसे कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब हम लोग इनसे ओवरकम कर सकते हैं स्मोक वगैरह के इश्यूज से। लेकिन साथ ही साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं फॉर श्योर। सबसे पहले आप सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है अभी तो मतलब अभी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आगे चल के हो सकता है डेवलप हो जाए। इसके प्रोडक्शन लेवल का अलग इशू है। प्रोडक्शन लेवल इसलिए इशू है क्योंकि इसकी ना स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमें भी नहीं पता है हाइड्रोजन का हम लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम है, स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन लेवल अभी कहाँ पर करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी बहुत दुविधाएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस बहुत सारे हैं अभी के लिए फ़िलहाल। बट स्टिल पहला बस ये लॉन्च हुआ है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आगे चल के ये एक रिवॉल्यूशनरी एनर्जी प्रोडक्शन लेवल बन सकता है सस्टेनेबल रिसोर्स के लिए। अगला आर्टिकल हमारा धनुष आर्टिलरी गन से रिलेटेड है। बहुत छोटा सा आर्टिकल है। क्यों न्यूज़ में भाई धनुष? क्योंकि भैया ये हमारा पहला इंडिजीनियसली बिल्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी गन क्या होते हैं? आर्टिलरी गन देखो बहुत सिंपल से लैंड पर यूज़ होने वाले लार्ज कैलिबर गन्स होते हैं। ठीक है, ये फोटो में आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और आर्म्ड फोर्सेस द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वॉरफेयर में यूज़ किए जाते हैं। रेंज इसका 36 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसा गन जिसकी रेंज 36 किलोमीटर है और एम्यूनिशन अपने साथ में लेके जा सकता है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि देखो इसमें सबसे पहले सेल्फ प्रोपल्शन यूनिट है। क्या मतलब है इसका? कि ये फील्ड पर ना ऑटो डिप्लॉय हो सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें नेविगेशन सिस्टम बहुत तगड़ा दिया हुआ है। नेविगेशन क्या मतलब है कि 36 किलोमीटर दूर का जो ये साइट आप देख रहे हो जहाँ पर आपको ये फायर करना है, उसके लिए ये बैलिस्टिक कंप्यूटेशन अपने आप ही कर लेता है। तो ये नेविगेशन बहुत तगड़ा है इसका, इतना है कि डे और नाइट दोनों टाइम पर ये काम कर सकता है। तो इसीलिए एडवांस सिस्टम है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ड हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आप इसकी पूरी पीपीटी इस टेलीग्राम चैनल PW ओनली आईएएस ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। हैव ए नाइस डे।